को स्टोरी बुक्स पढ़ना पसंद है। हर एक स्टोरी सेंटेंसेस से बनती है जो वर्ड्स से बनते हैं। और वर्ड्स किससे बनते हैं? जी हाँ, वो लेटर्स से बनते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे आसपास सब कुछ किसी न किसी छोटी एंटिटी से बना है। इन छोटी एंटिटीज को बेसिक यूनिट्स कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर भी बेसिक यूनिट से बना है? जी हाँ, हालांकि एक सिंगल बॉडी दिखती है, ये वास्तव में लाखों बेसिक यूनिट से बनी है। क्या आप जानते हैं इन यूनिट्स को क्या कहते हैं? जी हाँ, इन्हें सेल्स कहते हैं। सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं। सेल्स अलग अलग मात्रा में आते हैं हमारी या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर को बनाने के लिए। क्या? जी हाँ, ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं और उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। और हम जैसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं? जी हाँ, हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जिनकी बॉडी कई सेल्स से बनी होती है। हमारे शरीर में बहुत से सेल्स होते हैं, वैसे ही उनके बहुत से प्रकार भी होते हैं। इन सेल्स को देखें एग्जाम्पल के लिए। ये बहुत अलग दिखते हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि तीनों हमारे शरीर का हिस्सा है। जी हाँ, ये एक ओवम है, अगला एक न्यूरॉन है और आखिर में ये रेड ब्लड सेल है। इन पूछा जाए कि सभी ऑर्गेनिज्म के शरीर का बेसिक यूनिट क्या है, तो मुझे यकीन है कि आपका जवाब सेल होगा। ये हम अब जानते हैं। माइक्रोस्कोप्स। रॉबर्ट हुक ने एक खुद के डिजाइन किए गए माइक्रोस्कोप के साथ ट्री कॉर्क के एक पतले टुकड़े को देखा। उन्होंने देखा कि छोटे स्ट्रक्चर्स एक साथ क्लस्टर यानी कि झुंड में थे। उन्हें ये स्ट्रक्चर्स खाली दिखाई दिए और उनके साफ तौर पर बॉर्डर्स थे। क्या वे किसी स्ट्रक्चर से मिलते जुलते हैं? खैर, पहली नजर में वे मधुमक्खी के छत्ते से मिलते जुलते हैं, लेकिन रॉबर्ट हुक के लिए ये स्ट्रक्चर्स मॉनेस्टेरी के छोटे कमरों की तरह थे जहां मॉन्क्स रहते थे। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस खाली स्ट्रक्चर्स को सेल नाम दिया। सेल क्यों? सेल शब्द का मतलब है खाली कमरा, जहां मॉन्क्स या नन्स रहते थे। यह एंटोनी वैन लीवेनहुक नामक एक डच बिजनेसमैन ने अपना माइक्रोस्कोप बनाया। आमतौर पर ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने एक ऐसा माइक्रोस्कोप डिजाइन किया जो माना जाता है कि आज के कई माइक्रोस्कोप से बेहतर। जैसे कि प्याज का छिलका। यहाँ ये मोटे अलग अलग बॉर्डर्स हैं जो हर एक सेल को अलग दिखाते हैं। फिर हमारे पास ये छोटे डार्क स्पॉट्स बिखरे हुए हैं चारों तरफ। इसके अलावा ये सर्कुलर स्ट्रक्चर है जिसका रंग काफी गहरा है। क्या आपको पता है ये क्या है? खैर, ये सेल के हिस्से हैं। चलिए इनसे परिचित होते हैं। एक बाहरी मार्जिन जो यहाँ दिख रही है उसे सेल वॉल कहते हैं। अगर हम थोड़ा नजदीक जाएं, हमें दिखता है कि इस सेल वॉल के अंदर के साइड पर एक और लेयर है। इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जी हाँ, बाहरी वॉल सेल वॉल है और अंदर की लेयर सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये नेचर में पोरस होती है। जरा ठहरिए, पोरस का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई भी मटेरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर आ जा सकता है। वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कुछ चुनिंदे मटेरियल्स को ही आर पार जाने देता है। क्या आपको लगता है कि सभी सेल्स में सेल वॉल्स होते हैं? इसका जवाब ना है। इसका कारण यह है कि एनिमल सेल्स में सेल वॉल्स नहीं होते हैं। एक एनिमल सेल में केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और सेल वॉल नहीं होती है। सेल वॉल्स प्लांट सेल्स के प्रोटेक्टर्स यानी रक्षक के रूप में काम करते हैं। ये लाइटर रीजन साइटोप्लाज्म है। ये एक जेली जैसा सब्सटेंस है जो सेल को भरता है और साइटोप्लाज्म में ये छोटे पार्ट्स ऑर्गेनल्स हैं। और वास्तव में ये क्या है? जैसे ह्यूमन बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, वैसे ही सेल्स में तरह तरह के ऑर्गेनल्स होते हैं और ऑर्गन्स की तरह हर एक ऑर्गेनल अलग अलग काम करता है। न्यूक्लियस हर एक ऑर्गेनल का कंट्रोल यूनिट है।
सेल के सेंटर में स्थित ये अन्य ऑर्गेनल्स के कामों को नियंत्रित करता है। लेकिन वे अन्य ऑर्गेनल्स की एक्टिविटीज को किस तरह कंट्रोल करता है? आइए इस वीडियो में इसे समझने की कोशिश करें। न्यूक्लियस को प्रमुख सेल ऑर्गेनल का दर्जा इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसमें ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल होता है। अब ये जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है? अगर हम इस न्यूक्लियस में जूम करें तो हमें उलझे धागों की तरह के स्ट्रक्चर दिखते हैं। क्या आपको पता है ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं? इन्हें क्रोमेटिन फाइबर्स कहते हैं। क्या ये जरूरी है हमारे लिए किसी भी तरह से? जी हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है न्यूक्लियस का और यहां तक कि सेल का। वो इसलिए क्योंकि ये क्रोमेटिन फाइबर जेनेटिक मटेरियल को अपने अंदर बंद रखते हैं। जब ये सेल डिवाइड होते हैं तो ये लंबे धागे अपने आप में कॉइल होकर एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं जिन्हें क्रोमोसोम कहते हैं। हमारे सामने ये शब्द अक्सर आता है। ये कुछ इस तरह दिखता है। ये क्रोमोसोम्स छोटे महत्वपूर्ण सेगमेंट से बने होते हैं। इन यूनिट्स को जीन्स कहते हैं। जीन्स सभी ऑर्गेनिजम्स में हेरिडिटी का आधार बनते हैं। इसका मतलब है कि ऑर्गेनिजम्स और उनके माता पिता के बीच में समानताएं और विविधताएं। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्त और परिवार वाले बच्चों को देखकर क्या कहते हैं? वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती है या वो अपने पिता की तरह है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नए जन्मे बच्चों को अपने माता पिता से जीन्स मिलती हैं। अब हम थोड़ी और गहराई में देखते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि जीन्स किससे बने होते हैं? जीन्स डीएनए के मॉलिक्यूल्स से बनी होती हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए जीन्स बनाते हैं। तो अब अगर हम उल्टा देखें तो हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं जो फंक्शनल सेगमेंट्स बनाते हैं जिन्हें जीन्स कहते हैं। कई ऐसे जीन्स साथ मिलकर क्रोमोसोम्स बनाते हैं। हालांकि कॉम्पैक्ट क्रोमोसोल स्ट्रक्चर केवल तभी मौजूद होते हैं जब सेल डिवाइड होने वाला हो। तो आमतौर पर जब सेल रेस्ट या एक्टिव फेज में हो, सेल डिवीजन के अलावा तो क्रोमोसोम क्रोमेटिन नामक टैंगल्ड धागे के रूप में मौजूद होते हैं। दूसरे शब्दों में क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिन एक ही है। जेनेटिक मटेरियल इन क्रोमेटिन धागों के रूप में बंद होता है जो न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। अब ये इस बारे में था कि न्यूक्लियस को प्रमुख ऑर्गेनल क्यों कहते हैं। लेकिन क्या आपको कोई आइडिया है कि ये रेगुलेशन का सिस्टम कैसे काम करता है? न्यूक्लियस के अंदर जो जीन्स मौजूद होती हैं, वो चुनिंदा प्रोटीन्स के लिए कोड करती हैं। ये प्रोटीन अलग अलग काम करते हैं जो सेल में हम देखते हैं। इसलिए इंफॉर्मेशन देना, कम्युनिकेट करना, यहाँ तक कि किसी स्ट्रक्चर को बनाने जैसे काम, ये सभी काम प्रोटीन्स करते हैं। इस तरह से न्यूक्लियस मदद करता है दूसरे सेल ऑर्गेनल्स के अलग अलग कामों को नियंत्रित करने में। अन्य ऑर्गेनल्स के विपरीत न्यूक्लियस का भी अपना मेम्ब्रेन होता है जो अंदरूनी हिस्सों को बाकी साइटोप्लाज्म से अलग करता है। मेम्ब्रेन में हालांकि पोर्स होते हैं जो पदार्थों को उसके आर पार जाने की अनुमति देते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस का अपना न्यूक्लियोप्लाज्म होता है जो बाकी साइटोप्लाज्म से थोड़ा अलग होता है। अब जब हमने सेल के प्रमुख ऑर्गेनल के बारे में जान लिया है तो चलिए अब हम दूसरे काम करने वाले ऑर्गेनल को देखते हैं। कई बार हानिकारक कीटाणु हमारे घरों में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे समय पर हम क्या करते हैं? हम किसी भी तरह के खतरनाक इन्फेक्शन से बचने के लिए उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। ये आमतौर पर पेस्टिसाइड्स की मदद से किया जाता है। पेस्टिसाइड्स अनचाहे और खतरनाक कीटाणु को मारकर हमारी मदद करते हैं। सेल्स भी कुछ ऐसा ही करते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि उनके पास पेस्टिसाइड का एक बैग होता है? खैर, ये कुछ हद तक सही है। सेल्स के अंदर एक स्पेशल स्टोरेज ऑर्गेनल होता है। इस ऑर्गेनल में केमिकल्स होते हैं जो सेल में बनने वाले या तो सेल के बाहर से आने वाले टॉक्सिन को नष्ट करते हैं। क्या आपको पता है इस ऑर्गेनल को क्या कहते हैं?
इसे लाइसोसोम कहते हैं। चलिए हम इस वीडियो में इस दिलचस्प ऑर्गेनेल को समझते हैं। हर एक सेल बहुत सारा वेस्ट मटेरियल बनाता है और कुछ वेस्ट हानिकारक भी हो सकता है। क्या आपको नहीं लगता कि सेल को साफ करने के लिए हमें एजेंट्स की जरूरत है? इतना ही नहीं बल्कि सेल को कई बाहरी पार्टिकल्स का भी सामना करना पड़ता है जो अंदर आकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपको क्या लगता है किस तरह से सेल इन हानिकारक पदार्थों से छुटकारा पाता है? आपने सही गेस किया। यहाँ लाइसोसोम्स वो ऑर्गेनेल्स हैं जो काम आते हैं। लेकिन वो क्या है जो लाइसोसोम्स की मदद करता है इस बचाव कार्य को करने में? असल में लाइसोसोम्स एंजाइम्स का एक बैग होते हैं जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स को डाइजेस्ट कर सकता है। तो कई सारे अलग अलग एंजाइम्स मिलकर लाइसोसोम्स बनाते हैं, पर ये ज्यादातर हाइड्रोलिक एंजाइम्स होते हैं। ये ऑर्गेनिक मटेरियल को छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं और उन्हें बेकार कर देते हैं। तो जब कभी बैक्टीरिया जैसी फॉरेन बॉडी सेल पर हमला करती है या फिर जब भी पुराने ऑर्गेनेल खराब होते हैं, तब लाइसोसोम्स एक्टिव हो जाते हैं। वे टारगेट बॉडी को अपने अंदर निगलकर उन्हें डाइजेस्ट कर लेते हैं। कभी कभी सेल अचानक से अपना कंट्रोल खो देता है और अजीब सा बर्ताव करने लगता है। अगर ऐसे समय पर उसे कंट्रोल ना किया जाए तो हो सकता है कि नजदीक के सेल्स भी डिस्टर्ब हो जाएं। तो लाइसोसोम सेल को कंट्रोल करने में कैसे मदद करते हैं? खैर, वो इसे किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं करते हैं। ऐसे केस में लाइसोसोम्स बस फट जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। उनके फटने की वजह से सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाते हैं। इससे सेल नष्ट हो जाता है क्योंकि सेल के सभी कंटेंट्स को एंजाइम्स निगल लेते हैं। क्योंकि लाइसोसोम्स जरूरत पड़ने पर सेल को मारने में मदद करते हैं, इसलिए उन्हें सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। अब इन सभी कामों को करने के लिए सेल को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी और ऑर्गेनेल्स को काम करने के लिए एनर्जी की सप्लाई लगातार होनी चाहिए। तो कौन सा ऑर्गेनेल जिम्मेदारी लेता है इस एनर्जी को सप्लाई करने की? जी हाँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इस डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल को सेल का पावर हाउस कहते हैं क्योंकि ये उन मॉलिक्यूल्स का निर्माण करता है जो सेल के काम आने वाली एनर्जी के रूप में होते हैं। पहली बात, काम आने वाली एनर्जी के रूप में कॉन्ड्रिया में एंजाइम्स इन एनर्जी मॉलिक्यूल्स को प्रयोग होने वाले मॉलिक्यूल्स में बदल देते हैं। इन्हें एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। इसे एटीपी के रूप में अब्रीविएट किया जाता है। तो क्या ये एटीपी मॉलिक्यूल्स उपयोगी रूप है? जी हाँ, एटीपी मॉलिक्यूल्स के टूटने पर सेल्स एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक फैक्ट्री की ही तरह काम करता है जो कुछ जरूरी चीजें बनाता है, हम ये जानते हैं। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो प्रमुख प्रकार हैं। ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब तक हम जान चुके हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्यूब की सरफेस पर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। दूसरी ओर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्लेन सरफेस होती है। अलग अलग सेल में अलग होते हैं। उनका प्रमुख काम प्रोटीन के लिए ट्रांसपोर्ट चैनल की तरह काम करना होता है। वो सेल के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की तरह काम करते हैं। इस तरह वो सेल के बायोकेमिकल एक्टिविटी के लिए एक फ्रेमवर्क के रूप में काम करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बने सभी प्रोटीन्स, लिपिड्स और अन्य मॉलिक्यूल्स हमेशा सेल के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं? जी नहीं, यहाँ बने प्रोटीन्स को दूसरी जगहों पर भी भेजा जाता है। प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में एक ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम वैक्यूल है। ये वैक्यूल सेल के लिए स्टोरेज सेंटर की तरह काम करते हैं। ये सेल में सॉलिड और लिक्विड वेस्ट के लिए स्टोरेज सैक्स होते हैं। तो क्या सभी सेल्स में वैक्यूल्स की संख्या और साइज एक ही होता है? खैर, ऐसा नहीं होता। अगर हम प्लांट और एनिमल सेल को कंपेयर करें तो हम दोनों में वैक्यूल्स की संख्या और आकार के बीच के अंतर को देख सकेंगे। प्लांट सेल में बड़े और कम वैक्यूल्स होते हैं जबकि एनिमल सेल्स में छोटे और ज्यादा वैक्यूल्स होते हैं।
कुछ प्लांट सेल्स के केस में वैक्यूल्स एक सेंटर में हो सकता है जो आधे से ज्यादा सेल के वॉल्यूम पर कब्जा कर सकता है। दिलचस्प है, सेल्स के अंदर कलर बैग्स होते हैं जो अलग अलग भागों को रंग प्रदान करते हैं। जरा रुकिए, क्या प्लांट सेल्स में वाकई कलर बैग्स होते हैं? खैर, प्लांट सेल्स में ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कलर बैग्स की तरह काम करते हैं। इन्हें प्लास्टिड्स कहते हैं। क्या ये शब्द कभी हमारे सामने आया है? जी हाँ, हमने इस शब्द को कई बार सुना है। तो वास्तव में प्लास्टिड्स क्या होते हैं? चलिए इस वीडियो में देखते हैं। प्लास्टिड्स कलरफुल ऑर्गेनेल्स होते हैं और इन प्लास्टिड्स को रंग कौन प्रदान करता है? इनके अंदर के पिगमेंट्स रंगों के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो क्या सभी प्लास्टिड्स में सभी रंग के पिगमेंट होते हैं? जी नहीं। प्लास्टिड्स को उनमें होने वाले रंगीन पिगमेंट्स के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है। 3 प्रमुख कैटेगरी हैं: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में पाए जाने वाला मुख्य प्लास्टिड है। तो क्या ये वही है जो पत्तियों को हरा रंग देता है? एकदम सही। क्लोरोप्लास्ट भी एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। बाहरी मेम्ब्रेन एक रक्षक की तरह होती है, जबकि अंदर की मेम्ब्रेन अपने अंदर स्पंज की तरह मैट्रिक्स को बंद रखती है। इस मैट्रिक्स को स्ट्रोमा कहते हैं, जो कई चीजों को पनाह देती है। क्लोरोप्लास्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसके खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। यही कारण है कि ये सेल के अंदर दूसरे ऑर्गेनल्स पर निर्भर ना होते हुए खुद को रेप्लिकेट कर सकता है। हेटेरोजीनियस ऑर्गेनल्स होते हैं। इसका मतलब है कि ये हर सेल में एक जैसे नहीं होते हैं। इनमें अलग अलग रंग के पिगमेंट्स होते हैं जो फूलों और फलों को आकर्षक रंग देते हैं। अब आखिरी प्रकार ल्यूकोप्लास्ट है। जैसा कि नाम से पता चलता है, ल्यूको का मतलब है सफेद, इसलिए ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस ऑर्गेनल्स होते हैं। अब अगर ये कलरलेस होते हैं तो उनको इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? खैर, ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य काम है स्टोरेज करना। उन्हें बड़ी मात्रा में स्टार्च, अदर शुगर्स, प्रोटीन और लिपिड्स के स्टोरेज के लिए जाना जाता है। तो आपको क्या लगता है कि कौन से सेल्स में ल्यूकोप्लास्ट होते हैं? रूट्स, बल्ब्स और अन्य स्टोरेज ऑर्गन्स के सेल्स में ज्यादा संख्या में ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। ये अलग अलग प्रकार के प्लास्टिड्स के बारे में था। यहाँ आपके स्क्रीन पर 2 सेल्स हैं। एक नजर देखकर क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन सा प्लांट सेल है और कौन सा एनिमल सेल है? घबराइए नहीं, ये इतना भी मुश्किल नहीं। प्लांट और एनिमल सेल्स को केवल देखकर उनके बीच का अंतर बता सकते हैं। कुछ कैरेक्टर्स का होना या नहीं होना ही काफी है उनमें डिफरेंसेस को समझने के लिए। चलिए हम एक एक करके डिफरेंसेस को समझें। अगर हम सेल के बाहर से उसके इनर कोर तक ट्रैवल करें तो पहला अंतर जो हमें दिखता है वो सेल वॉल है। प्लांट सेल्स में एक प्रॉपर और वेल डिफाइंड सेल वॉल होती है। दूसरी तरफ एनिमल सेल्स में किसी भी तरह की सेल वॉल नहीं होती है। उनके पास सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है, जो प्लांट सेल्स का भी एक हिस्सा होता है। सेल वॉल के वजह से प्लांट सेल एक सही आकार प्राप्त करते हैं। दूसरी ओर एनिमल सेल का एक सही आकार नहीं होता है क्योंकि उनमें सेल वॉल की कमी होती है। अगला अंतर है वो है प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट का होना। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि ये प्लांट सेल का ही ऑर्गेनेल है। ये एनिमल सेल में नहीं होता है। क्या अब आप तीसरे अंतर के लिए मेरी मदद कर सकते हैं? ये सही है, वैक्यूल्स का होना। प्लांट और एनिमल सेल दोनों में वैक्यूल्स होते हैं। हालांकि प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स बड़े होते हैं जो सेंटर में होते हैं, जबकि एनिमल सेल्स में कई छोटे आकार के वैक्यूल्स होते हैं। सेंट्रल वैक्यूल सेल में ज्यादातर हिस्से पर कब्जा कर सकता है और दूसरे ऑर्गेनल्स को बॉर्डर की ओर धकेलता है। एनिमल सेल्स का मामला थोड़ा अलग होता है। यहाँ वैक्यूल्स आकार में बहुत छोटे हैं और पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए होते हैं। इनके अलावा इन 2 सेल्स में और बहुत अंतर होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। ये हैं 2 टाइप्स जिनकी हम बात कर रहे हैं। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है और ये एक यूकैरियोटिक सेल है। चलिए दोनों के बीच के अंतर को समझें।
यहाँ प्रोकैरियोटिक नाम हमें इसके स्ट्रक्चर को जानने में मदद करता है। शब्द प्रो प्राचीन इंडिकेट करता है। शब्द कार्योन एक कर्नल को रेफर करता है, जो कि इस केस में न्यूक्लियस है। तो क्या इन सेल्स में एक प्राचीन प्रकार का न्यूक्लियस होता है? खैर, इन सेल्स में वास्तव में एक अच्छी तरह से वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। क्या आप साइटोप्लाज्म में धागे जैसे स्ट्रक्चर को बिखरे हुए देख सकते हैं? ये कुछ और नहीं बल्कि न्यूक्लियोइड नामक जेनेटिक मटेरियल है। न्यूक्लियोइड हमारे सेल्स में न्यूक्लियस के समान होता है। इसमें डीएनए आरएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं और इसमें सेल की जेनेटिक जानकारी होती है। अंतर केवल इतना है कि न्यूक्लियोइड का एक कॉम्पैक्ट आकार नहीं होता है और ना ही उसका प्रॉपर मेम्ब्रेन होता है। अगला स्पष्ट अंतर ये है कि ऑर्गेनेल्स भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। इसका मतलब है कि प्रोकैरियोटिक सेल में अलग अलग ऑर्गेनेल्स के लिए अच्छी तरह से डिफाइंड मेम्ब्रेन नहीं होता है। दूसरी ओर यूकैरियोटिक सेल, जिसका मतलब है कि एक ट्रू न्यूक्लियस के साथ सेल, उसमें न्यूक्लियस और दूसरे ऑर्गेनेल्स के लिए वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन्स होते हैं। कई अन्य विशेषताएं हैं, लेकिन हम अभी उनके डिटेल में नहीं जाएंगे।